हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर डायरेक्टिंग और उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे हम इस वीडियो में। इस चैप्टर में हमारा सबसे पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिंग। तो बच्चों, एज द नेम इंडिकेट्स, डायरेक्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग, मोटिवेटिंग, काउंसलिंग, इंस्ट्रक्टिंग, सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग द पीपल टू अचीव द डिजायर्ड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। यानी डायरेक्टिंग वो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है जिसमें सुपरवाइज किया जाता है, गाइड किया जाता है एम्प्लॉइज को ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग को बच्चों हार्ट ऑफ द मैनेजमेंट भी कहा जाता है। क्यों? इसलिए कि काम की शुरुआत यहीं पर होती है। इसीलिए पहला जो हमारा इंपॉर्टेंस है वो है डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन बाय प्रॉपर गाइडेंस एंड सुपरविजन। डायरेक्टिंग से शुरुआत होती है काम की। नेक्स्ट इज इंटीग्रेट एम्प्लॉइज एफर्ट्स। डायरेक्टिंग ही वो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है जो इंडिविजुअल एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट इज गाइड्स एम्प्लॉइज। तो directing gives proper guidance, motivation and leadership to the employees to achieve the organizational goals. नेक्स्ट है हमारा फैसिलिटेट्स इंट्रोडक्शन ऑफ चेंज। जनरली एम्प्लॉइज चेंज को रेजिस्ट करते हैं, यानी चेंज को पसंद नहीं करते हैं, बट मोटिवेशन और इफेक्टिव लीडरशिप के जरिए हम एम्प्लॉइज को तैयार कर सकते हैं चेंजेस के लिए, और वो चेंजेस इजीली एम्प्लॉइज हैंडल कर पाएंगे प्रॉपर लीडरशिप और मोटिवेशन के जरिए से। नेक्स्ट इज ब्रिंग्स स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टिंग की वजह से हमारे यहां कॉपरेशन और कमिटमेंट की भावना तेज होती है, फास्ट होती है, जिसकी वजह से हमारी एक्टिविटीज में, हमारे यहां डिपार्टमेंट्स में बैलेंस बनता है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल रहती है। तो बच्चों, ये थी हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग के ऊपर। तो एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग बच्चों होते हैं 4, जिसमें सबसे पहला है हमारा सुपरविजन, उसके बाद आता है हमारा मोटिवेशन, नेक्स्ट इज लीडरशिप और उसके बाद आता है कम्युनिकेशन। सुपरविजन को बच्चों अगर हम 2 भाग में पढ़ना चाहें तो सुपर मींस ओवर और विजन मींस देखना, यानी सीइंग। तो सुपरविजन मींस ओवरसीइंग द एफर्ट्स ऑफ द एम्प्लॉइज एंड गाइडिंग देम व्हेनेवर एंड वेयरएवर रिक्वायर्ड। नेक्स्ट इज आवर मोटिवेशन। तो बच्चों, मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन इज एन एक्ट ऑफ स्टिमुलेटिंग द पीपल टू डू द डिजायर्ड वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी मोटिवेशन एक इनर फोर्स होता है जो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर को जन्म देता है। मोटिवेशन एक इनर फीलिंग होती है जिसमें लोग स्टिमुलेट होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ काम करने के लिए। बच्चों, मोटिवेशन एक ऐसी थ्योरी है जो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि हर पर्सन अलग तरह से मोटिवेट होता है। बट आज हम पढ़ने वाले हैं मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी, जो कि आज बहुत ही ज्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फायदेमंद है। तो मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी की कहानी यह है बच्चों कि अब्राहम मैस्लो, जो कि एक यूएस साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने 1943 में एक क्लासिक पेपर में इस थ्योरी को पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने बताया कि लोगों को जो मोटिवेट करने का तरीका है वो तरीका यह है कि ह्यूमन नीड्स पर बेस्ड होता है लोगों का मोटिवेशन। यानी मैस्लो की जो थ्योरी थी वो ह्यूमन नीड्स पर बेस्ड थी, और इन्होंने बताया कि हर ह्यूमन में बेसिक 5 नीड्स की हायरार्की होती है। तो ये है बच्चों वो मैस्लो का हायरार्की थ्योरी का मॉडल जिसे आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला है हमारा बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स। मैस्लो का कहना यह था कि ये सबसे बेसिक लेवल की नीड है, जिसे हम फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, स्लीप कह सकते हैं, और ये सेटिस्फाई होती है बेसिक सैलरी से, जिसमें इंसान अपने लिए फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर वगैरह का इंतजाम करता है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो नीड्स की हायरार्की भी बढ़ती जाती है। नेक्स्ट लेवल नीड जो है वो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स का मतलब यह है कि हर पर्सन फिजिकली और इमोशनली प्रोटेक्ट रहना चाहता है। इसको पूरा करने के लिए मैस्लो का कहना यह था कि ऑर्गेनाइजेशन जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, पेंशन प्लान्स प्रोवाइड करती है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स देती है, जिससे कोई भी एम्प्लॉय प्रोटेक्टेड फील करता है फिजिकली भी और इमोशनली भी। Next is affiliation and belongingness needs. In every person there exists a need for friendship,
affection and acceptance. जनरली ऑर्गेनाइजेशन में लोग इनफॉर्मल ग्रुप्स बना लेते हैं इस तरह की नीड को पूरा करने के लिए. नेक्स्ट लेवल नीड है हमारी एस्टीम नीड्स. एस्टीम नीड्स में बच्चों आती हैं वो प्रेस्टिजियस नीड्स जिससे जनरली हायर लेवल के एम्प्लॉइज हमारे मोटिवेटेड होते हैं, जिसमें हमारा रिकॉग्निशन आता है, अवार्ड ओरिएंटेशन वगैरह आता है, जिसमें एम्प्लॉय को एक सेपरेट ऑफिस या केबिन दे दिया जाता है जिससे एम्प्लॉय मोटिवेट होता है. Next is our self-actualization need. Self-actualization means कि if a person is capable of becoming something and he or she becomes, तो वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. यानी एक पर्सन जहां पहुंचना चाहता था अगर वो वहां पहुंच गया तो वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. फॉर एग्जाम्पल किसी के लिए चैलेंजिंग जॉब पोजीशन एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड हो सकती है, किसी के लिए एक बड़ा पैकेज भी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड हो सकता है. तो ये मैस्लो की थ्योरी थी जो बहुत ही ज्यादा एग्जाम में यूजफुल है और इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. एक बात मैं और बता दूं बच्चों कि मैस्लो की थ्योरी में थ्योरी के साथ साथ एजम्पशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैस्लो की थ्योरी के यहां पर बच्चों 4 एजम्पशंस हैं जिन्हें एक एक करके हम पढ़ेंगे. जिसमें सबसे पहला है, मैस्लो का कहना यह था कि लोगों का जो बिहेवियर है वो नीड्स पर बेस्ड होता है और ह्यूमन नीड्स का पूरा पूरा असर उनके बिहेवियर में दिखाई देता है. जैसे ही वो नीड पूरी हो जाती है उनके बिहेवियर में चेंज दिखाई देता है. नेक्स्ट इज पीपल नीड आर इन हायरार्कियल ऑर्डर. यानी हायरार्कियल ऑर्डर का मतलब यह हुआ कि जब तक एक बेसिक नीड पूरी नहीं होती है तब तक कोई भी पर्सन नेक्स्ट लेवल नीड की तरफ नहीं जाता है. यानी ह्यूमन नीड्स जो है वो हायरार्कियल ऑर्डर में होती हैं, जैसे राइट स्टार्टिंग फ्रॉम फिजियोलॉजिकल नीड टू सेफ्टी सिक्योरिटी, देन बिलोंगिंगनेस, देन स्टीम एंड देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. नेक्स्ट इज अ सेटिस्फाइड नीड कैन नो लॉन्गर सेटिस्फाई अ पर्सन. अब्राहम मैस्लो का कहना यह था कि अगर कोई पर्सन ऑलरेडी किसी नीड से सेटिस्फाइड है तो फिर वो पर्टिकुलर नीड उस पर्सन को मोटिवेट नहीं कर सकती. जैसे हायर लेवल एम्प्लॉइज के लिए बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड एक मोटिवेटर नहीं बन सकती है क्योंकि ऑलरेडी वो इस पोजीशन पर है कि उनकी सैलरी वगैरह सब उनको टाइम से मिल रही है और जॉब सिक्योरिटी भी उनके पास है. नेक्स्ट इज अ पर्सन मूव्स टू नेक्स्ट हायर लेवल नीड ओनली व्हेन द लोअर नीड इज सेटिस्फाइड. अब्राहम मैस्लो का एक एजम्पशन ये था कि कोई भी पर्सन नेक्स्ट हायर लेवल की नीड की तरफ तभी जाता है जब उसकी नीचे लेवल की यानी बेसिक लेवल की नीड क्या हो, सेटिस्फाई हो. यानी एस्टीम नीड्स से तभी इंसान सेटिस्फाई होगा जब उसकी एफिलिएशन और बिलोंगिंगनेस नीड पूरी हो चुकी हो. एस्टीम नीड्स से तभी इंसान सेटिस्फाई होगा जब उसकी बेसिक या फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई हो चुकी हो. तो ये एजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी के साथ साथ. तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा इंसेंटिव्स. व्हाट डू यू मीन बाय इंसेंटिव्स? इंसेंटिव्स आर दोज मेजर्स which are used to motivate the persons to achieve desired goals. अब ये इंसेंटिव्स दो तरह के हो सकते हैं, फाइनेंशियल भी हो सकते हैं और नॉन फाइनेंशियल भी हो सकते हैं. फाइनेंशियल इंसेंटिव्स वो इंसेंटिव्स होते हैं that can be measured in the form of money and non-financial incentives are those incentives that provide psychological and emotional satisfaction to the employees. तो पढ़ते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को, जिसमें सबसे पहला है हमारा पे एंड अलाउंसेस. बेसिक सैलरी, वेजेस, ये होता है बेसिक बेटा इंसेंटिव जिससे लोग मोटिवेट होते हैं. नेक्स्ट इज प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव. आजकल बहुत सारी बिजनेस फर्म्स इस तरह के इंसेंटिव फॉलो करती हैं जहां पर वेजेस आर डायरेक्टली लिंक्ड टू द प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर, यानी जैसा काम वैसा दाम. Next is bonus. Bonus is the reward that is provided to the employees over and above the wages and salary. Generally साल में एक बार employees को बोनस दिया जाता है and on the occasions of Diwali and Holi यानी फेस्टिवल के टाइम पर ये बोनस जनरली प्रोवाइड किया जाता है. एज पर लॉ 8.33% का बोनस ऑन एनुअल पे प्रोवाइड किया जाता है एम्प्लॉइज को. नेक्स्ट इज प्रॉफिट शेयरिंग. एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने के लिए कभी कभी बिजनेस फर्म्स प्रॉफिट में हिस्सा भी देते हैं अपने वर्कर्स को. इससे क्या होता है, वर्कर्स की परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होती है और ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट भी मीट होता है. नेक्स्ट इज को पार्टनरशिप. व्हेनेवर अ कंपनी ऑफर द शेयर्स लोअर देन द मार्केट प्राइस टू इट्स एम्प्लॉइज इज नोन एज को पार्टनरशिप. नेक्स्ट इज रिटायरमेंट बेनिफिट्स. रिटायरमेंट बेनिफिट्स में आता है बेटा पेंशन, ग्रेचुटी, हमारे जो प्लान्स होते हैं रिटायरमेंट के वो जिसमें जॉब सिक्योरिटी होती है वो बोलते हैं हम उसे रिटायरमेंट बेनिफिट. नेक्स्ट इज
परक्विजिट्स। परक्विजिट्स या पर्क्स वो एडिशनल बेनिफिट्स होते हैं जो एम्प्लॉइज को दिए जाते हैं, जैसे कि कार अलाउंस, जैसे कि मेडिकल अलाउंस, जैसे कि फ्री एजुकेशन टू द चिल्ड्रन। ये सारे क्या कहलाते हैं? परक्विजिट्स। तो ये थे हमारे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। चलते हैं अपने नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की तरफ। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, एज आई सेड, कि ये वो इंसेंटिव्स होते हैं कि जो साइकोलॉजिकल और इमोशनल सेटिस्फैक्शन देते हैं एम्प्लॉइज को, जिसमें सबसे पहला है हमारा स्टेटस। स्टेटस मींस रैंकिंग, पोजीशन जब दी जाती है किसी एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए तो उसे हम बोलते हैं स्टेटस। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट में बच्चों आता है जहां पर फ्रीली सबॉर्डिनेट्स या एम्प्लॉइज अपनी बात रख सकते हैं, दे आर नॉट थ्रेटेन्ड बाय द अथॉरिटी, तो उसे बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट अगर फेवरेबल है बच्चों तो ये एक बहुत बड़ा मोटिवेटर होता है एम्प्लॉइज के लिए। नेक्स्ट इज करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। हाँ, तो करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी क्या है? मैनेजर्स स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाते हैं, साउंड प्रमोशन पॉलिसी फॉलो करते हैं एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने के लिए, जिससे एम्प्लॉइज की पर्सनल ग्रोथ भी होती है। तो ये क्या है? करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट इज जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट का मतलब होता है बच्चों, देखिए, जॉब दो तरह की होती है, एक होती है रूटीन वर्क की जॉब और एक होती है चैलेंजिंग टास्क की जॉब। जॉब एनरिचमेंट मींस एक ऐसी जॉब जिसमें ग्रेटर वैरायटी ऑफ वर्क कंटेंट हो, जिसमें एम्प्लॉइज को ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दी जाए काम करने के लिए, और चैलेंजिंग टास्क हो। ऐसी जॉब को एनरिच्ड जॉब कहा जाता है। इससे एम्प्लॉय मोटिवेटेड फील करता है दैट द मैनेजर हैज ट्रस्टेड अपॉन हिम और हर। Next is employee recognition programs. Recognition means show of appreciation to the employees. इसके लिए कभी नोटिस बोर्ड पर एक सर्टिफिकेट लगा दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, एम्प्लॉय ऑफ द वीक, या सर्टिफिकेट देना, मोमेंटो देना, प्राइज देना एम्प्लॉय को, ये आता है एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स के अंतर्गत। नेक्स्ट इज जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी मींस स्टेबिलिटी ऑफ द फ्यूचर इनकम, जिसे हम बोलते हैं जॉब सिक्योरिटी। बट इसका एक ड्रॉबैक ये है कि यहां पर एम्प्लॉइज फिर सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाते हैं बिकॉज दे आर नॉट हैविंग द फियर ऑफ लॉसिंग द जॉब। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन मींस बच्चों बस ये होता है कि जहां पर मैनेजमेंट इन्वॉल्व करता है अपने एम्प्लॉयज को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, जिसमें जॉइंट मैनेजमेंट वर्कर कमिटीज बनाई जाती हैं, सजेशन बॉक्सेस बनाए जाते हैं, जिससे एम्प्लॉय को मैनेजमेंट की चीजों में इन्वॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट मींस कि जहां पर एम्प्लॉय को ज्यादा ऑटोनॉमी दी जाती है, यानी ज्यादा आजादी दी जाती है, और उसके स्पैन ऑफ वर्क में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए होल सोल वही जिम्मेदार होता है, यानी एम्प्लॉय एम्पावर महसूस करता है, अपने आप को सशक्त महसूस करता है। तो ये थे हमारे बच्चों नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लीडरशिप। व्हाट डू यू मीन बाय लीडरशिप? देखिए, लीडरशिप एक ऐसी क्वालिटी होती है लीडर की जिससे वो अपने फॉलोअर्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, जिससे उसके फॉलोअर्स वॉलंटरली खुद से काम करने के लिए प्रयासरत होते हैं। तो लीडरशिप क्या है? लीडरशिप एक क्वालिटी है जिससे दूसरों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया जाता है, ताकि वो जबरदस्ती नहीं बल्कि अपनी मर्जी से काम करने के लिए तैयार हो जाए। नेक्स्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप का। देखिए बच्चों, अथॉरिटी के बेसिस पर अगर क्लासिफाई किया जाए तो लीडरशिप स्टाइल्स तीन तरह की हो सकती हैं जो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं, जिसमें सबसे पहला है हमारा ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेटिव लीडरशिप। इस तरह की लीडरशिप में ऑर्डर जो देता है वो सिर्फ लीडर देता है और सबॉर्डिनेट्स हैव टू फॉलो और ओबे दोज ऑर्डर्स, यानी सबॉर्डिनेट्स को अपनी राय देने का या सजेशन एडवाइस देने का कोई भी राइट नहीं होता है। इस तरह की लीडरशिप में जो लीडर होता है वो डॉगमेटिक होता है, मींस ही और शी डज नॉट वांट्स टू बी कॉन्ट्रडिक्टेड। बस वो ये चाहता है कि वो पॉलिसी और रूल बनाए और सबॉर्डिनेट्स उसे फॉलो करें। अब ये जो पूछा जाता है कि ये सूटेबल कहां पर होती है, तो याद रखिए फैक्ट्री लेवल पर इस तरह की लीडरशिप सूटेबल होती है सुपरवाइजर्स के लिए, जहां पर उसे टाइमली काम कंप्लीट कराना है अपने वर्कर्स से। नेक्स्ट, जहां पर क्विक डिसीजन मेकिंग की आवश्यकता है, वहां पर भी अथॉरिटेटिव लीडरशिप इज वेरी यूजफुल। नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। एज द नेम इंडिकेट्स, इसे ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप भी कहा जाता है, कि जहां पर सबॉर्डिनेट्स को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व किया जाता है, यानी रूल्स एंड पॉलिसीज आर मेड बाय द लीडर बाय कंसल्टिंग द सबॉर्डिनेट्स।
नेक्स्ट इज लेसन फेयर और फ्री रीन, दैट मींस लेट देम डू, यानी यहां पर लीडर बस एक कॉन्टैक्ट मैन की तरह होता है एंड सबऑर्डिनेट्स आर अलाउड टू टेक देयर डिसीजंस एंड फॉलो देयर ओन रूल्स एंड पॉलिसीज एक्सेप्ट इन वेरी क्रिटिकल कंडीशंस जहां पर लीडर को कॉन्टैक्ट किया जाता है। तो ये थे हमारे 3 स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। नेक्स्ट बच्चों हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन, जो डायरेक्टिंग का लास्ट एलिमेंट है। कम्युनिकेशन आपको मालूम है, कम्युनिकेशन मींस एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, व्यूज, फीलिंग्स, जहां पर सेंडर मैसेज भेजता है रिसीवर को और रिसीवर उसे अंडरस्टूड करके फीडबैक दे देता है, तो हमारा कम्युनिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। कम्युनिकेशन याद रखिए बच्चों, फॉर्मल और इनफॉर्मल दो तरह के हो सकता है, जैसा कि हमने ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में पढ़ा था, फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है बच्चों फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, जहां स्केलर चेन को फॉलो किया जाता है, और इस तरह का कम्युनिकेशन ऑफिशियल अथॉरिटीज, सबऑर्डिनेट्स और हायरार्कियल पोजीशंस के बीच में होता है। फॉर एग्जांपल, मैनेजर जब अपने सबऑर्डिनेट को कोई इंस्ट्रक्शन देगा तो वो फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जनरली इनफॉर्मल ग्रुप्स में होता है और इसका कोई प्रॉपर नेटवर्क नहीं होता है, इसमें रूमर्स के स्प्रेड होने की चांसेस ज्यादा होते हैं। हाँ, इसमें कम्युनिकेशन फॉर्मल कम्युनिकेशन से ज्यादा तेज होता है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज द नर्व सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी स्मूथली फंक्शन नहीं कर सकती है। बट देयर आर सेवरल बैरियर्स, ऑब्स्ट्रक्शंस टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। उन बैरियर्स को आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो ये बैरियर्स होते हैं 4 तरह के, जिसमें सबसे पहला है हमारा सेमेंटिक बैरियर्स। Semantic barriers are those barriers that are related to the encoding and decoding of the message. यानी जहां प्रॉपर एनकोडिंग और डिकोडिंग नहीं हो पाती है मैसेज की, ऐसे बैरियर्स को हम कहते हैं सेमेंटिक बैरियर्स। और ये बेसिकली होते हैं 6 तरह के, जिसमें बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज मींस कि जहां पर सेंडर अपनी बात को इस तरह से पहुंचा रहा है कि हो सकता है उसने सही वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया है, या फिर ही हैज और शी हैज ओमिटेड द नीडेड वर्ड्स। ऐसे मैसेज को बोलते हैं बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। जैसे अगर मैनेजर ने कहा कि प्लीज डिस्पैच द गुड्स सून, तो उसने क्लैरिफाई नहीं किया कि जल्दी का मतलब क्या है, कल, परसों या कितने दिन में। तो ऐसे मैसेज को हम कहेंगे बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। नेक्स्ट इज वर्ड्स और सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स। दैट मीन्स कि there are several words and symbols that have different meanings, but the receiver is unable to interpret that meaning. For example, अगर मैनेजर ने कहा कि take care of our foreign guest, तो मैनेजर कहना यह चाहता था कि हमारे गेस्ट के फूड का, ट्रांसपोर्टेशन का, एकोमोडेशन का ध्यान रखो, बट सबऑर्डिनेट अंडरस्टूड कि हमें गेस्ट को बस एयरपोर्ट से ऑफिस सेफली लेकर के आना है। तो ये क्या हुआ, वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग्स। नेक्स्ट इज फॉल्टी ट्रांसलेशंस। फॉल्टी ट्रांसलेशंस मींस कि जहां पर सेंडर जिस भाषा में, जिस लैंग्वेज का प्रयोग कर रहा है, रिसीवर उसे सही से समझ नहीं पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ मैनेजर इज स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड वर्कर इज अनेबल टू ट्रांसलेट इट दैट मैसेज इन हिंदी, तो ऐसे बैरियर को हम कहेंगे faulty translation. Next is unclarified assumptions. There are several assumptions that have several interpretations. तो बहुत सारे assumptions के कई सारे interpretations हो सकते हैं। अगर उन assumptions को clarify नहीं किया गया है तो receiver उसे अलग तरह से interpret भी कर सकता है। Next is technical jargon. बच्चों याद रखिए, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, वो बहुत सारे टेक्निकल लैंग्वेज का यूज करते हैं, जैसे इकोनॉमिस्ट, डॉक्टर, लॉयर, साइंटिस्ट। तो कभी कभी रिसीवर उनकी बात को नहीं समझ पाता। फॉर एग्जांपल, पेशेंट कैन नॉट अंडरस्टैंड द मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज्ड बाय द डॉक्टर्स। नेक्स्ट इज बॉडी लैंग्वेज। हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारे वर्ड्स के साथ साथ बहुत कुछ कन्वे करती है। फॉर एग्जांपल, शेकिंग और नॉडिंग अ हेड मींस यस और नो, बट अगर मैनेजर अपना हेड, अपना सर हिला रहा है, तो हो सकता है सबऑर्डिनेट इसे यस समझ रहा है या नो समझ रहा है, तो दिस सर्व्स एज अ बैरियर इन द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो ये थे हमारे सेमेंटिक बैरियर्स। नेक्स्ट है हमारे साइकोलॉजिकल या इमोशनल बैरियर्स। साइकोलॉजिकल और इमोशनल बैरियर्स आर कंसर्न विद द स्टेट ऑफ माइंड विद द फॉर द बोथ रिसीवर
एंड द सेंडर, जिसमें सबसे पहला है प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। जब बात कंप्लीट नहीं हुई पूरी सेंडर की, बट रिसीवर ने पहले ही उसे इवैल्यूएट करके फीडबैक निकाल लिया, ऐसे बैरियर को हम कहते हैं प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, जिसमें प्रीजुडाइस भी इन्वॉल्व होता है। Next is lack of attention or poor listening. If the sender is communicating a message but the receiver is not listening to it effectively, that means the barrier is lack of attention. जैसे क्लासरूम में होता है, टीचर एक्सप्लेन कर रहा है बट स्टूडेंट सही से सुन नहीं रहे हैं, तो स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू गेट द टॉपिक दैट द टीचर इज एक्सप्लेनिंग. नेक्स्ट इज लॉस बाय ट्रांसमिशन और पुअर रिटेंशन. ट्रांसमिशन मीन्स कि जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज इस्तेमाल हो रहा है कम्युनिकेशन में, अगर वो सही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर नेटवर्क प्रॉब्लम है, नेटवर्क एरर है और कोई बात कर रहा है मोबाइल से, तो सेंडर की बात रिसीवर तक सही से नहीं पहुंचेगी. और पुअर रिटेंशन मींस कि व्हेन ड्यू टू द लॉस ऑफ मेमोरी रिसीवर रिकॉल नहीं कर पा रहा, रिटेन नहीं कर पा रहा है उस मैसेज को जो कि सेंडर ने भेजा था. नेक्स्ट इज डिस्ट्रस्ट. अगर सेंडर और रिसीवर के बीच में भरोसा नहीं है, डिस्ट्रस्ट है, तो वहां पर भी कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो सकता है. नेक्स्ट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन बैरियर्स. ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स मींस कि कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज और रूल्स इस तरह के होते हैं कि जो एक बैरियर बन जाते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन में. तो पढ़ते हैं इसको, जिसमें सबसे पहला है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी. अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में फ्री और फेवरेबल पॉलिसी नहीं है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा बैरियर बन जाता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में. Next is rules and regulation. The organizations that are having rigid rules and regulations. अगर सबऑर्डिनेट को मैनेजर से बात करनी है तो उसे एक लंबा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस लगे हुए हैं, तो ये एक बैरियर है जहां पर सबऑर्डिनेट अपनी बात मैनेजर तक नहीं पहुंचा पा रहा है. नेक्स्ट इज स्टेटस. मींस अगर अथॉरिटी को अपने स्टेटस का ख्याल है तो वो अपनी बात प्रॉपरली कन्वे नहीं करेगा सबऑर्डिनेट्स को, यानी स्टेटस एक बैरियर बन रहा है सबऑर्डिनेट और सुपीरियर की इफेक्टिव कम्युनिकेशन में. नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऐसा है दैट इज हैविंग कम्बरसम प्रोसीजर्स, बहुत सारे प्रोसीजर, बहुत सारी हायरार्कियल ऑर्डर को फॉलो करना पड़ता है अगर कम्युनिकेशन करने के लिए, तो ऐसे स्ट्रक्चर में कम्युनिकेशन कभी भी इफेक्टिव नहीं हो सकता है. नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज. ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज सच एज सजेशन बॉक्स, एम्प्लॉय एनकरेजमेंट, एम्प्लॉय के इनिशिएटिव को सपोर्ट करना. अगर ऐसी फैसिलिटीज ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है तो फिर हमारा कम्युनिकेशन कभी भी इफेक्टिव नहीं हो सकता है. नेक्स्ट हमारे बैरियर हैं पर्सनल बैरियर्स. पर्सनल बैरियर्स आर द बैरियर्स दैट आर पर्सनल टू द सेंडर और रिसीवर, यानी पर्सन टू पर्सन ये बैरियर डिफर करेगा, जिसमें सबसे पहला है फियर ऑफ चैलेंज टू द अथॉरिटी. अगर सुपीरियर को ये डर है कि ये मैसेज कन्वे करने से उसकी अथॉरिटी पर फर्क पड़ जाएगा, तो सुपीरियर कभी भी सबऑर्डिनेट से सही मैसेज कन्वे नहीं करेगा. नेक्स्ट इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन सबऑर्डिनेट्स. अगर सुपीरियर को अपने सबऑर्डिनेट्स पर कॉन्फिडेंस नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, भरोसा नहीं है, तो द मैनेजर और सुपीरियर इज अनेबल टू कन्वे इफेक्टिव कम्युनिकेशन. नेक्स्ट इज अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट. If the sender is not willing to communicate the message properly, तो कभी भी communication effective नहीं हो सकता है. Next is lack of proper incentive. That means कि अगर एम्प्लॉय कोई सजेशन देता है, एम्प्लॉय कोई बेहतरीन बहुत अच्छा कोई इनिशिएटिव लेकर के आता है, बट ही और शी इज नॉट एनकरेज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर दोज सजेशंस, फॉर दोज इनिशिएटिव्स, तो फिर ऐसी जगह पर कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होता है, और ये बैरियर है लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स. तो बच्चों ये थे हमारे 4 तरह के बैरियर्स: सिमेंटिक बैरियर्स, साइकोलॉजिकल बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स एंड पर्सनल बैरियर्स. नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है बच्चों हमारा मेजर्स टू इंप्रूव कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस. हमने बैरियर्स तो पढ़ लिए हैं, बट उन बैरियर से ओवरकम कैसे करना है ये पता चलेगा हमें इन पॉइंट से, जिसमें सबसे पहला है क्लैरिफाई द आइडियाज बिफोर कम्युनिकेशन. The message to be communicated must be clear to the communicator himself. यानी जो मैसेज भेजना है अगर वो कम्युनिकेटर को ही क्लियर नहीं है तो he or she cannot communicate the message properly. Next is communicate according to the needs of the receiver. That means
कि हमें जो कम्युनिकेट करना है वो अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ एजुकेशन एंड इंटेलिजेंस ऑफ द रिसीवर, यानी जो कम्युनिकेशन करना है, कम्युनिकेशन नीड्स टू बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द इंटेलिजेंस लेवल ऑफ द रिसीवर। ये कम्युनिकेशन करने का एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। Next is consult others before communicating. Means it is advisable for the communicator to consult others in the organization before communicating any message, because all the persons working in the organization are a part of team and they are working for the achievement of organizational goal. Next is be aware of the language, tone and content of the message. The language, words to be used by the communicator must be very clear, simple and understandable. That means कि language और words वो ऐसे होने चाहिए जो रिसीवर को ऑफेंड ना करें, उसकी फीलिंग्स को हर्ट ना करें, उसको उसके सेंटिमेंट्स को ठेस ना पहुंचाएं। नेक्स्ट इज कन्वे हेल्पफुल एंड वैल्यूएबल थिंग। दैट मीन्स कि जो कम्युनिकेट किया जा रहा है दैट मस्ट बी ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द रिसीवर। अगर कम्युनिकेशन रिसीवर के इंटरेस्ट का नहीं है तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो सकता है। इसीलिए कम्युनिकेटर को हमेशा वो बात पहुंचानी चाहिए दैट इज ऑफ इंटरेस्ट एंड वैल्यू टू द रिसीवर। नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी ऑफ द मैसेज। The message which the communicator wants to convey must be consistent with the rules and policies of the organization. अगर कोई नया मैसेज है that is in contradiction with the previous message, so it should be clearly stated and conveyed. Next is be a good listener. Whether it is sender or receiver, दोनों को ही good listener होना चाहिए. That means कि whenever the communicator is communicating something, the receivers must be attentively listening to his or her message. Likewise, when sender is giving proper feedback to the communicator should listen the proper feedback very patiently. Next is बच्चों हमारा ensure proper feedback. Feedback के बिना communication का process अधूरा रहता है, because communication is a two-way process. Means communicator must ask the questions like whether you understood the message properly or not. Next है हमारा follow up communication. That means कि superiors must follow up the information that is passed to the subordinates to ensure that the instructions are properly implemented by the subordinates or not. तो ये थे बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर डायरेक्टिंग के जिसे हमने कवर किया है इस वीडियो में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।